Morning student, today we are going to attend the economic class. Today we are going to start the new chapter, that is chapter number 12 of part A. Name of the chapter is balance of payment. Topic covered in this video, that is define of BOP, components of BOP, significance of BOP account, autonomous item and accommodating items, BOP equilibrium, BOP disequilibrium, BOP surplus and BOP deficit. So students, we are going to start our chapter, that is name of the chapter is BOP, balance of payment. So we are going to start the define of BOP. BOP means balance of payment. Balance of payment क्या है, एक ऐसी स्टेटमेंट है जो शो करती है ऑल द मोनेटरी ट्रांजेक्शन्स और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स. मोनेटरी ट्रांजेक्शन और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स मीन्स जो हमारी पैसे की जो ट्रांजेक्शन्स हैं ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम जनरली इन 1 ईयर. एक साल में एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के साथ कितनी मोनेटरी ट्रांजेक्शन्स की हैं या इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स की है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, BOP. जो BOP है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपोनेंट ऑफ BOP अकाउंट. BOP जो जो अकाउंट है उसमें 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द करंट अकाउंट. करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट एक ऐसा रिसिप्ट है और एक ऐसी पेमेंट का रिकॉर्ड है ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट और सच ट्रांजेक्शन्स है जो हमारे ना तो एसेट्स और लायबिलिटी ऑफ द कंट्री के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं डालता जब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रेड करते हैं इन द रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. मतलब करंट अकाउंट रिकॉर्ड रिसिप्ट्स एंड द पेमेंट, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, और फॉरेन एक्सचेंज ऑन द अकाउंट ऑफ सच ट्रांजेक्शन. ऐसे अकाउंट्स के ऊपर हमारी ना तो ट्रांजेक्शन ऐसी ट्रांजेक्शन्स के ऊपर ना हमारे एसेट्स और लायबिलिटी ऑफ द कंट्री इन द रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इनके ऊपर हमारा कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता जब हम बाहरली कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं. सो नेक्स्ट इज जो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है डज नॉट गिव एनी फ्यूचर क्लेम्स, ये कोई फ्यूचर क्लेम हमारे को नहीं देते. तो नेक्स्ट इज करंट अकाउंट के जो कंपोनेंट्स हैं ना, अब हमने पहले BOP के कंपोनेंट्स शुरू किए हुए हैं, अब करंट अकाउंट के भी कंपोनेंट है ना. करंट अकाउंट के 3 कंपोनेंट हैं, दैट इज फर्स्ट इज एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, and next is unilateral current transfer. Next is current transfer. So we are going to start it from first point, that is export and imports of goods. एक्सपोर्ट एंड द इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स क्या होते हैं? ये मर्चेंडाइज और विजिबल ट्रेड होते हैं जो कि बॉर्डर क्रॉस करते हुए नज़र आते हैं. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द टेंजिबल, जिनको हम लोग देख सकते हैं और फील कर सकते हैं और ये बॉर्डर क्रॉस करते हुए नज़र आते हैं. इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स. नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज. ये इनविजिबल ट्रेड होता है जिसको हम, और ये नॉन टेंजिबल होते हैं, इनको हम सिर्फ देख नहीं सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं ना, सिर्फ फील कर सकते हैं वाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर. मतलब एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स में को क्या होते हैं? दीज आर विजिबल आइटम ट्रेड होते हैं और टेंजिबल होते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हुए नज़र आते हैं. और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज क्या होती है? इनविजिबल होती हैं, बॉर्डर और नॉट टेंजिबल होते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते नज़र नहीं आते हैं. तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज हैं आगे 2 पार्ट में सेपरेट हो जाती है, दैट इज़ फैक्टर सर्विसेज एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज. फैक्टर सर्विसेज में क्या होता है? जब हम लोग फैक्टर सर्विसेज मीन्स हम किसी को सर्विस प्रोवाइड करेंगे और वो हमें क्या देगा? फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फैक्टर सर्विसेज. जो फैक्टर सर्विसेज आगे 2 में स्प्लिट है, दैट इज इन्वेस्टमेंट एंड COE. ये आगे 2 पार्ट में डिवाइडेड है, कौन सा? इन्वेस्टमेंट एंड COE. मतलब जैसे टीचर, डॉक्टर, लॉयर है, ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? हम इन्हें क्या प्रोवाइड करते हैं? फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम. नॉन फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं? जो नॉन फैक्टर इंक्लूड ऑल द सर्विसेज अदर देन फैक्टर सर्विसेज. जो बाकी बच गई हैं वो सारी किसके अंडर आ जाएंगी? नॉन फैक्टर सर्विसेज लाइक इंश्योरेंस एंड बैंकिंग. इंश्योरेंस एंड बैंकिंग. जो मोनेटरी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द नॉन जो फैक्टर सर्विसेज आर रिकॉर्डेड एज अ रिसिप्ट्स व्हेन दीज सर्विसेज आर एक्सपोर्टेड. और जब पेमेंट आती है तो हम इसको क्या लेते हैं? इम्पोर्ट. जब मतलब रिसिप्ट्स होती है, मोनेटरी ट्रांजेक्शन्स हैं नॉन सर्विसेज की, जब पैसा आता है तो वो एक्सपोर्ट किसे जब पैसा आता है व्हेन दी सर्विसेज आर एक्सपोर्टेड. जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो पैसा आता है, जब हम इम्पोर्ट करते हैं तो पैसा जाता है. नेक्स्ट इज करंट ट्रांसफर्स. करंट ट्रांसफर्स को हम लोग यूनिलेटर ट्रांसफर्स भी कह सकते हैं और वन साइडेड पेमेंट भी कह सकते हैं. दीज इनको क्या कहा जाता है? ट्रांसफ़र फॉर फ्री.
ट्रांसफ़र फॉर द फ्री मतलब दीज आर द यूनिलेटरल ट्रांसफ़र जो हम लोग वन साइडेड होते हैं, एक बंदा देता है दूसरा बंदा नहीं देता, जैसे गिफ्ट हो गया, ग्रांट हो गया, दीज ऑल आर द करंट ट्रांसफर्स। और इन द बीओपी अकाउंट जो करंट ट्रांसफर्स है हमेशा किस में इंक्लूड किया जाता है, इनविजिबल में। किस में इंक्लूड किया जाता है, इनविजिबल में। सो द कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट में ये आपने फ्लो चार्ट बनाना है। हमने क्या किया है कि तीन मेन पार्ट है, तो एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, विजिबल। हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स में हमने किया है एक्सपोर्ट मर्चेडाइज जो कि विजिबल होते हैं, और दूसरा हमने कौन सा किया है, इनविजिबल। और जो कि नॉन नॉन कौन सी करी हमने, सर्विसेज में हमने क्या लिया है क्या किया था हमने, इनविजिबल। ये आगे दो में आ जाता है हमारा फैक्टर और नॉन फैक्टर सर्विसेज में। और दूसरा क्या आ जाएगा नेक्स्ट, क्या हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। ये था हमारा कंपोनेंट। मतलब जो कंपोनेंट है एडी जो करंट अकाउंट के तीन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड करंट ट्रांसफ़र। ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज अ कैपिटल अकाउंट। जो करंट अकाउंट की जो हमने डिफाइन करी थी, कैपिटल अकाउंट की डिफाइन दोनों में सेम है, बस एक यही डिफरेंस है कि वो एसेट और लायबिलिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं डालते हैं। जो कैपिटल अकाउंट होता है ये हमारी एसेट और लायबिलिटी के ऊपर फ़र्क डालते हैं। Capital account record the receipts and the payment of such transactions which cause an impact on the asset and liability of the status of a country in the relation to the rest of world। सारी डिफाइन सेम है, बस आपने डज नॉट को हटा के क्या करेगा, ये इम्पैक्ट करता है, और करंट अकाउंट कोई भी इम्पैक्ट नहीं करता। और कैपिटल अकाउंट में हम लोग फ्यूचर क्लेम कर सकते हैं, और करंट अकाउंट में हमने फ्यूचर क्लेम नहीं कर सकते। नाउ द कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल अकाउंट दैट इज फर्स्ट इज बोरिंग एंड सेकेंड इज अदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और अदर डिपॉजिट्स ऑफ करंट कैपिटल अकाउंट। तीन इसमें हमने मेन पार्ट्स हैं, दैट इज बोरिंग एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड अदर डिपॉजिट। वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम द बोरिंग। बोरिंग दो तरह की होती है, या तो एक्सटर्नल कमर्शियल बैंक बोरिंग होगी, या तो एक्सटर्नल असिस्टेंस से। जो जब हम बोरो करते हैं कमर्शियल बोरिंग से, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। जब एक्सटर्नल असिस्टेंस से लेते हैं, मतलब बैंक से ना लेके लोगों से लेना है, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा, कंसेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कम होगा एज कम्पेरेटिव टू द बैंक्स। बोरिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड हमेशा क्या क्रिएट करती है, हमारी लाइबिलिटी क्रिएट करती है, जो क्रेडिट आइटम्स इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द बीओपी। द रीज़न इन दिस, ऑल जितनी भी रिसिप्ट्स हैं फॉरेन एक्सचेंज की, वो क्रेडिट आइटम्स में इंक्लूड होती हैं। और बोरिंग्स जो होती हैं वो हमेशा किस साइड पे होती हैं, डेबिट साइड पे। मतलब जब पैसा आएगा तो क्रेडिट साइड, जब हम पैसा जाएगा मतलब बोरो करेंगे तो वो कौन सी साइड पे आएगा, डेबिट। और बोरिंग्स हमेशा लायबिलिटी क्रिएट करती हैं। सो बोरिंग के दो पार्ट है मेन, कौन से, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग और एक्सटर्नल असिस्टेंस। कमर्शियल में रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और असिस्टेंस में क्या होगा, जो कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। और आपने और याद रखना कि बोरिंग्स हमेशा लायबिलिटी क्रिएट करती हैं। जितना ज़्यादा रिसिप्ट्स आएगा और वो उतना ही हमारा फॉरेन जो क्रेडिट साइड जाएंगे, और जितना भी हमारा बोरिंग्स होगी वो किस साइड पे जाएंगी, डेबिट साइड। नेक्स्ट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दो तरह की होती है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, FDI। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आगे दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज पोर्टफोलियो एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द शेयर्स एंड बॉन्ड ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज। जब बाहरली कंट्रीज़ के लोग हमारे शेयर्स एंड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं इन द डोमेस्टिक कंपनीज़ में, हमें उसे क्या कहा जाता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और FDI में क्या होता है, ये ऑनरशिप ऑफ द एंटरप्रेन्योर हो जाता है, मतलब जिसने जिस कंपनी के शेयर सारे के सारे खरीद लिए उसकी ऑनरशिप हो जाएगी इंटरप्राइज की बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे वॉलमार्ट स्टोर्स इन द इंडिया। मतलब पोर्टफोलियो में जो इन्वेस्टमेंट होगी दैट इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स ऑफ द इन द डोमेस्टिक कंट्रीज कंपनीज। और जो FDI होती है उसमें क्या होता है, ऑनरशिप हो जाती है इंटरप्राइज की बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज अदर कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। ये पहले दो कंपोनेंट हमने कर लिए, बोरिंग एंड इन्वेस्टमेंट, एंड लास्ट इज अदर डिपॉजिट्स ऑफ अदर कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। और कौन से कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट इज NRI डिपॉजिट। NRI डिपॉजिट में क्या होता है
ये एनआरआई डिपॉजिट भी एक मेन कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट का। एनआरआई डिपॉजिट में हम लोगों ने डोमेस्टिकली इकॉनमी का कोई भी पैसा इसमें इंक्लूड नहीं करना, सिर्फ नॉन रेजिडेंट इंडियन का ही इसमें पैसा इंक्लूड करना, डिपॉजिट लेने हैं। मतलब जो बाहर के लोग हैं उनका डिपॉजिट होगा, डोमेस्टिक इकॉनमी का कोई भी डिपॉजिट इसमें डिपॉजिट नहीं होगा। मनी जो स्पेंड है, जो एनआरआईज हैं, वो जो पैसा मतलब कि अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए कर रहे हैं तो वो इंक्लूड होगा, कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड होगा। और जो एनआरआईज हम अपनी फैमिली के लिए कुछ गिफ्ट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं वो किसमें इंक्लूड होगा, करंट अकाउंट में इंक्लूड होगा, क्योंकि दीज आर द यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, वन साइडेड पेमेंट होती है। मतलब एनआरआई डिपॉजिट में हम लोगों ने सिर्फ इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट इंक्लूड करना है। कौन सा पार्ट इंक्लूड करते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट। जो इसमें जो एनआरआईज का जो मतलब अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करते हैं या गिफ्ट देते हैं या कुछ भी है, वो हम लोगों ने किस में इंक्लूड करना है, करंट अकाउंट में, क्योंकि दैट विल बी द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट बन जाएगा वो, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, मतलब करंट ट्रांसफ़र का पार्ट बन जाएगा। नेक्स्ट इज बैंकिंग कैपिटल अदर देन एनआरआई डिपॉजिट। बैंकिंग कैपिटल क्या होता है, इज येट अनदर, बैंकिंग कैपिटल भी एक अनदर कंपोनेंट है किसका, कैपिटल अकाउंट का। इट रेफर्स टू द फॉरेन एसेट्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक, कितना फॉरेन एसेट है कमर्शियल बैंक के पास, और फॉरेन एसेट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स है वो हम लोग, इससे क्या होगा हमारे इकॉनमी में इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का इनटू द डोमेस्टिक इकॉनमी टेंड्स टू राइज। जब इनफ्लो होगा तो हमारी डोमेस्टिक इकॉनमी क्या हो जाएगी, डोमेस्टिक इकॉनमी में फॉरेन एक्सचेंज क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू कर देगा। मतलब बैंकिंग कैपिटल में आपने कितना फॉरेन एसेट कमर्शियल बैंक के पास है। नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई ट्रेड ट्रांजेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट का। इट अराइजेज ऑन द अकाउंट ऑफ परचेज इन द इंटरनेशनल मार्केट विदाउट पेइंग इमीडिएटली पेमेंट। ये कब अराइज होता है, जब मैंने कोई इंटरनेशनल मनी मार्केट में कोई चीज़ बोरो करी है या कोई ट्रेड किया, उसकी पेमेंट मैं इमीडिएट ना करूँ, कुछ देर के बाद पे करूँ, और इससे हमारा क्या होता है, हमेशा आउटफ्लो होता है इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इमीडिएट पेमेंट ना करके थोड़ी देर के बाद पेमेंट करना, और इससे हमारी इकॉनमी में पैसा हमेशा जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज हमेशा जाएगा। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के 3 मेन पार्ट्स हैं, बोरिंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट में 3 पॉइंट्स आ गए हैं, कौन से, एनआरआई डिपॉजिट, बैंकिंग कैपिटल एंड फॉरेन ट्रेड क्रेडिट। फॉरेन ट्रेड क्रेडिट क्या मतलब, लोन पे लेना फॉर द शॉर्ट पीरियड, मतलब इमीडिएट पेमेंट ना करना, थोड़ी देर के बाद पेमेंट करना, और इससे हमेशा हमारा क्या होता है, आउटफ्लो होता है फॉरेन एक्सचेंज का। जैसे करंट अकाउंट का हमने वो बनाया था फ्लो चार्ट, इसी तरह से आपने कैपिटल अकाउंट का भी फ्लो चार्ट बनाना है। दैट इज़ बोरिंग। दैट बोरिंग 2 तरह की होती है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, एक्सटर्नल असिस्टेंस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी 2 तरह की होती है, पोर्टफोलियो एंड एफडीआई। और अदर डिपॉजिट्स में कौन कौन से किए हमने, एनआरआई डिपॉजिट, बैंकिंग कैपिटल एंड शॉर्ट ट्रेड क्रेडिट। आपने जब भी क्वेश्चन लिखना है, सबसे पहले फ्लो चार्ट बनाना, उसके बाद आपने इसको पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, चाहे वो करंट अकाउंट हो चाहे वो कैपिटल अकाउंट हो। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या शो करता है कि कितना पैसा आरबीआई के पास है, फॉरेन एक्सचेंज, कितना फॉरेन एक्सचेंज आरबीआई के पास है। द ओवरऑल बैलेंस इज फाइनली रिफ्लेक्टेड इन द ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट ऑफ द आरबीआई। कितना पैसा आरबीआई के पास है वो किस अकाउंट में शो होता है, दैट इज ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। हमें पता है कि आरबीआई ही एक ऐसा है जो जिसके पास सारी की सारी कस्टोडियन होती है फॉरेन एक्सचेंज रेट की। ऑल द फॉरेन एक्सचेंज जो है हमेशा आरबीआई के थ्रू ही रूटेड होती है। इफ़ जब ओवरऑल जो बैलेंस है अगर पॉजिटिव है तो ऑफिशियल रिजर्व्स क्या करेंगे, बढ़ेंगे, और इफ़ ओवरऑल बैलेंस क्या है हमारा नेगेटिव है तो जो ऑफिशियल रिजर्व्स क्या होंगे, कम हो जाएंगे। मतलब जितना भी पैसा है फॉरेन एक्सचेंज रेट का वो कौन किसके थ्रू रूटेड होता है, दैट इज़ आरबीआई। अगर तो हमारे पास ओवरऑल बैलेंस है वो बढ़ रहा है, पॉजिटिव है, तो ऑफिशियल रिजर्व बढ़ेंगे। अगर ओवरऑल बैलेंस जो है नेगेटिव हो रहा है तो ऑफिशियल रिजर्व्स हमेशा क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे।
So students, we have completed our question. Now we are going to do the defines of BOP equilibrium. BOP equilibrium क्या होता है? करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को प्लस करते हैं, ना कोई एरर आता है और ना कोई इमिशन आता है, और दैट इज इक्वल टू द ज़ीरो, और वो किसके इक्वल आ रहा है? ज़ीरो का, और जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है ऑफिशियल रिजर्व की ऑफ द सेंट्रल बैंक, उसे हम तब हम क्या कहते हैं कि BOP क्या है? इक्विलिब्रियम में। मतलब जब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को प्लस करें, ना कोई एरर है ना कोई इमिशन है, और किसके इक्वल है? वो ज़ीरो के, ना कोई मूवमेंट हो रही है ऑफिशियल रिजर्व ऑफ द सेंट्रल बैंक, उसे तब क्या क्या कहा जाता है? BOP इक्विलिब्रियम। नाउ नेक्स्ट इज BOP डिसइक्विलिब्रियम। मतलब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को जब हम प्लस करते हैं, जो कि ए ज़ीरो के इक्वल नहीं होता ना, और कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही होती है ऑफिशियल रिजर्व में, मतलब उसे क्या कहते हैं? BOP डिसइक्विलिब्रियम। BOP सरप्लस क्या होता है? करंट अकाउंट पर कैपिटल अकाउंट कुछ पॉजिटिव नंबर आ रहा है और उसमें इनफ्लो बाहर से हमारी कंट्री में पैसा आ रहा है, जिससे हमारे ऑफिशियल रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, तो सर उससे BOP सरप्लस, सरप्लस मीन्स प्रॉफिट। नेक्स्ट इज BOP डेफिसिट। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को कुछ प्लस करते हैं, कुछ नेगेटिव नंबर आते हैं, और इससे हमारी इकॉनमी में आउटवर्ड बाहर पैसा जाता है, तो इससे हमारे जो ऑफिशियल रिजर्व्स क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? BOP डेफिसिट, मतलब लॉस होना। सो स्टूडेंट्स, वी आर completed the four defined, that is first is BOP equilibrium, next is BOP disequilibrium, BOP surplus, BOP deficit. So we have completed this question. Now we are going to start our new question. Now we are going to do, this is very important difference, that the autonomous item and accommodating items. जो autonomous items होती हैं वो कौन सी items होती है? जिसका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए किए जाती हैं, और जो accommodating items होती हैं उसमें क्या होता है? हम लोग प्रॉफिट अर्न के लिए काम नहीं करते हैं, सिर्फ मतलब बैलेंस करने के लिए काम करते हैं। और अटोनमस आइटम्स में हम लोग करंट अकाउंट इंक्लूड करते हैं, और अकोमोडेटिंग आइटम में करंट और कैपिटल दोनों को इंक्लूड करते हैं। अटोनमस आइटम हमेशा इनबैलेंस क्रिएट करते हैं, और अकोमोडेटिंग आइटम इस इनबैलेंस को हमेशा क्या करता है? सही करता है। अटोनमस आइटम में जो इन्वॉल्व करता है सिर्फ मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर होता है, और जो एकोमोडेटिंग आइटम्स है वो नॉट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर, दीज आइटम्स आर ओनली इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ ओनली ऑफिशियल रिजर्व विद RBI। मतलब ये गुड्स की मूवमेंट को इंक्लूड करता है, मूवमेंट्स को शो करता है, और ये गुड्स की मूवमेंट को शो नहीं करता है, ये ऑफिशियल रिजर्व्स को शो करता है जो कि RBI के पास है। नेक्स्ट है, ये हमेशा अबव द लाइन होते हैं, और ये हमेशा क्या होते हैं? बिलो द लाइन्स ऑफ BOP। और +1 +2 में जब भी हम डिफरेंस करते हैं ऑन द बेसिस हम लोगों ने करना है, विदाउट बेसिस अगर आप लिखोगे तो मार्क्स विल बी डिडक्टेड। सो यू आर गोइंग टू फ्रेम योर बेसिस एंड देन राइट डाउन द डिफरेंस। सो वी हैव completed the autonomous and accommodating. This is a very important difference, autonomous and accommodating. autonomous का मोटिव प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है, और इसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं किया जाता। ये हमेशा डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट करता है, और ये हमेशा डिसइक्विलिब्रियम को सही करता है, जो कि ये autonomous item create करते हैं। So we have completed this question. Now we are going to start the last question of this chapter, that is significance of BOP. BOP के क्या significance की दूसरा फॉर्म क्या है? importance. Now we are going to do the first core point, that is financial status of the domestic economy. BOP अकाउंट शो करता है कि किस कंट्री का कैसा फाइनेंशियल स्टेटस है। अगर उस कंट्री ने पैसा ज़्यादा बोरो किया हुआ है तो उतनी ज़्यादा कंट्री क्या होएगी? बैकवर्ड होगी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम द अब्रॉड। BOP ये भी शो करता है कि कितना पैसा हमारे कंट्री में आया है, वो भी किस में शो होगा? हमारा BOP अकाउंट में। नेक्स्ट इज X-M, दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स। BOP अकाउंट शो द एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ अ कंट्री, ये शो करता है। नेट एक्सपोर्ट्स जो है कंपोनेंट है AD का, जितना ज़्यादा नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा उतनी ज़्यादा हमारी कंट्री में डिमांड बढ़ेगी, जिसका इम्पैक्ट हमारे लेवल ऑफ आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में होगा, और ये दोनों क्या होंगे? हमारे बढ़ेंगी। नेक्स्ट इज मार्केट पोटेंशियल। जो BOP अकाउंट है वो शो करता है कितना मार्केट का पोटेंशियल है, और ये रिफ्लेक्टेड कैसे होता है? साइज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कितना फॉरेन कंट्री ने हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर ज़्यादा किया हुआ है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उतनी ज़्यादा मार्केट की पोटेंशियल क्या आएगी? ज़्यादा। नेक्स्ट इज मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी हमेशा बैंक करती है, फिजिकल पॉलिसी कौन करती है? गवर्नमेंट करती है, तो इज बजटरी पॉलिसी। ना BOP परफॉर्मेंस ऑफ ए कंट्री इम्पैक्ट क्या करती है? हमारी इम्पैक्ट करती है किसके ऊपर? मॉनेटरी और फाइनेंशियल पॉलिसी।
in the greater flow of foreign exchange from the rest of the world, there is a pressure of demand for the domestic currency. जितना ज़्यादा पैसा हमारी कंट्री में बाहरली कंट्री से आएगा, उतनी ज़्यादा डिमांड के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। किसकी डिमांड के? डोमेस्टिक करेंसी के ऊपर। द RBI हैज़ टू अकाउंट फॉर इन द फॉर्मुलेशन ऑफ इट्स मोनेटरी पॉलिसी। और गवर्नमेंट RBI इसको कैसे सी करेगी? उसकी मोनेटरी पॉलिसी से। Likewise, a poor flow of foreign investment in a domestic country may point to the hard tax law in the domestic economy. जितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम आया हमारे इकॉनमी में, ये शो करता है कि हमारी इकॉनमी में जो टैक्स लॉ है वो बहुत ज़्यादा सख्त है, इस करके बाहरली कंट्रीज हमारी कंट्री में नहीं आ रही है। और जो ये कैसे सही करेगा, कौन सही करेगा? गवर्नमेंट सही करेगी थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी और थ्रू इट्स फिजिकल पॉलिसी। मतलब जितना इन्वेस्टमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दैट इज़ डन बाय द मॉनेटरी पॉलिसी बाय द बैंक्स। एंड अगर कोई टैक्स लॉ के बारे में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज़ डन बाय द गवर्नमेंट थ्रू इट्स फिजिकल पॉलिसी. So students, we have completed this question. There are the 5 points, but we have to do only 4 points. Next is I'm going to repeat this question once again. That financial status मतलब कंट्री की फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में बताता है। कितना ज़्यादा पैसा बोरो, उतनी ज़्यादा कंट्री क्या होगी? बैकवर्ड होगी। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कितना पैसा हमारी कंट्री में आया हुआ है। X-M नेट एक्सपोर्ट्स, जितना ज़्यादा नेट एक्सपोर्ट्स होगा उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी और लेवल ऑफ आउटपुट एम्प्लॉयमेंट को भी इफेक्ट करेगा। मार्केट पोटेंशियल मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा तो मार्केट पोटेंशियल भी क्या आएगी? ज़्यादा। मॉनेटरी एंड फिजिकल इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हमेशा मॉनेटरी पॉलिसी थ्रू RBI करेक्टेड होती हैं। फिजिकल पॉलिसी मतलब जितने भी टैक्स लॉ हैं वो सारे कौन सही करता है? गवर्नमेंट बाय इट्स फिजिकल policy. So students, we have completed this chapter. Now there are the three difference of these chapters. That is current account and capital account, BOT and current account, and BOP and BOT. These all three difference are also important, so you have to learn these also difference. And we have completed the chapter number 12th. I'm going to send you the question of this chapter that you are going to write in your fair notebook. If you have any problem or any query about this chapter, you can ask me in your class email ID.